दोस्तों नमस्कार। आपके क्षेत्र में इस फल को क्या बोला जाता है? क्योंकि जहां मैं हूं यहाँ इसको अमरूद नहीं बोला जाता, यहाँ इसको बोला जाता है जामफल। तो आज मैं आपको जामफल की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे पीछे पूरा बगीचा आप देख सकते हैं, ये पूरा जामफल का बगीचा है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ये अमरूद का बगीचा है। ये अमरूद मेरे हाथ में है। तो आज इस अमरूद की खेती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसान भाई ने कैसे इसका चयन किया। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये एमपी का उज्जैन क्षेत्र है। तो यहाँ इसकी खेती किसान भाई कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट इसके साथ में उन्हें मिले, प्रॉफिट कितना है, एक किसान क्या इसकी तरफ जा सकता है, उसको फायदा क्या मिलेगा, सावधानियां क्या रखनी पड़ेंगी, इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से कर सकता है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा परिचय किसान भाई के साथ कराऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने देखा है मेरे क्षेत्र में या ज्यादातर क्षेत्र में इसको अमरूद बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे इधर इसको जामफल बोलते हैं। जामफल बोलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम बालमुकुंद पाटीदार है जी। मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के खासरो तहसील के गांव कनवास में रहता हूं जी। और यहाँ हम खेती किसानी का काम करते हैं। जी। अपना जो स्टेट है वो आपका एमपी मध्य प्रदेश से। जी। तो सर जैसा बात हम कर रहे हैं इस जामफल की यानी कि अमरूद की खेती की, जी सर। तो इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, कैसे आपने इसकी स्टार्टिंग की? क्योंकि ज़्यादातर अमूमन किसान क्या है कि वो अपनी नॉर्मल ही खेती करते हैं। जी। तो आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से निकल करके आया? सर हमारे दिमाग में आइडिया ऐसे आया कि जब 2002 में पानी नहीं गिरा, बहुत मतलब बरसात नहीं हुई। जी। तो बरसात नहीं हुई तो ऐसे समय में जिन लोगों के पास में बगीचे थे जी। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा था, तो उनको प्रॉफिट हुआ और हमारी फसल हुई नहीं। मतलब तो हमको लगा फसल ही बर्बाद, हम कोई फसल कर ही नहीं पाया। और जिनके पास बगीचे थे वो ड्रिप इरिगेशन से काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी कुछ हिस्से में उन्होंने अपनी फसल की कुछ कमाई करी। तो हमको भी ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास में भी एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम, अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि किसी साल पानी गिर जाए या किसी साल ज़्यादा पानी गिर जाए या ओले गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में कुछ थोड़ा बहुत बैकअप रहे। तो इसलिए हमने हमारे एक हिस्से में हमने अमरूद की खेती कर ली। और अमरूद ही इसलिए सुना, पहले हमने अनार का भी सोचा था, हमने अंगूर का भी किया, लेकिन अमरूद ही हमको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। और इसमें मेहनत बहुत कम है, इसमें लागत बहुत कम है और इसका उत्पादन अच्छा है और उसकी इनकम है वो भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे एक नॉर्मल किसान है वो उससे हट करके कुछ करना चाहता है खेती में ही, तो वो इसकी तरफ आसानी से जा सकता है। जी जी, उनको जाना भी चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। आप सिंपल से किसी भी अच्छी नर्सरी से लेके पौधे ले लो, L49 इसकी वैरायटी का नाम है जी। ये पौधे ले लो और सिंपल अपने 10 बाय 12 की इसकी दूरी पे लगा ले जी। और ड्रिप वगैरह लगा के और इसकी शुरुआत कर सकते हैं जी। इसके लिए गवर्नमेंट बाकायदा इसमें अनुदान देती है जी। और ब्याज में सब्सिडी देती है, लोन भी प्रोवाइड करती है, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। 2-3 साल जब तक इसमें पौधे में फल नहीं आता है तब तक इसके बीच में दूसरी खेती कर सकते हैं। और जब ये फल देना स्टार्ट कर देता है, ये जैसे पूरा आसपास में दोनों तरफ से मिल जाता है, तो फिर हम इसी की खेती से अपना उत्पादन ले सकते हैं। सर आपने एक पॉइंट कहा है यहाँ पर कि यहाँ बरसात नहीं हुई, एक वो वाला पॉइंट निकल करके आया था। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो पानी है वो लगभग कितने फीट पर है यहाँ पर? हमारे यहाँ सर पानी का अलग अलग एरिया, जैसे हमारे गांव का ही अगर एरिया की बात करें तो 80-100 फीट पे भी पानी आ जाता है और 250-350 फीट पे भी पानी आ जाता है। यानी कि पानी जो है वो ज़्यादा गहराई में है, कम मात्रा में यूज़ किया जाता है फिर क्षेत्र में, वो खेती के लिए भी कम मात्रा में मिलता होगा। हाँ, कम मात्रा, सीमित मात्रा में मिलता है हमको। डिपेंडेंसी बरसात के ऊपर ज़्यादा रहती है, बरसात के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो जैसे आपने स्विच किया अमरूद की खेती के ऊपर, शुरुआत में कठिनाइयाँ क्या आई, स्टार्टिंग किस तरीके से हुई? सर हमको शुरुआत में केवल एक ही कठिनाई आई जी, कि हमको डर लगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई, हम बड़ी आसानी से इसको कर गए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने कटिंग का भी सोचा कि हम कैसे कटिंग करेंगे, कहाँ से कटिंग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमको खुद को पता चल गया और हमने इसकी कटिंग भी स्टार्ट कर दी। लोगों से पूछा, बातचीत करी, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अपनी इस बागवानी की खेती को, अमरूद की खेती को या जामफल की खेती को लगभग कितना समय हो चुका आपको करते हुए? सर हमारे ये पौधे कम से कम 7-7, 8-8 साल के हो गए हैं। 8-8 साल के हो गए। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की थी, तो जैसे वैरायटी आप बता रहे हो L49 ये वैरायटी है, तो आपने इसके पौधे किस तरीके से लिए या इस वैरायटी का चयन कैसे किया? क्योंकि वो भी एक बड़ा सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। हाँ, उस समय जब हमने ये पौधे लगाए थे, उस समय जो दूसरी अभी नई वैरायटी चल रही जैसे पिंक ताइवान है या वो जो बड़े जाम आते हैं, मैंने देखा है वो पैकिंग के साथ पूरा पैकिंग के साथ में आते हैं, वो वाली वैरायटियां थी नहीं उस समय जी। तो उस समय जो सबसे अच्छी वैरायटी जो आसपास पे पूछने में हमको लगा था कि L49 है, तो हमने L49 ले ली
और उसको ही हमने लगा लिया। वास्तव में बहुत अच्छी सिद्ध हुई, बहुत कम मेहनत में बड़ी आसानी से इसकी खेती हो जाती है। और उसके बाद में पिंक ताइवान वगैरह भी आते हैं, तो उनमें मेहनत भी बहुत है, उत्पादन भी है, पैसा भी है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है उनमें। जब किसान इसकी खेती करना स्टार्ट कर लेता है, मान लीजिए, तो लगभग जो पौधा है वो कितने टाइम के अंदर तैयार हो जाता है, यानी कि फल देने योग्य है वो कब तक हो जाता है, कब वो फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, सर, यानी कि आय जो है वो कब से स्टार्ट हो जाती है किसान की? सर ये 3 साल के बाद में इसकी आय स्टार्ट हो जाती है जी। 3 साल के बाद में जब हम पौधा लगाते हैं तो 3 से 4 साल बाद इसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो कुछ पौधे ऐसे आ गए हैं कि और जल्दी भी हो जाती है, 1 साल में भी हो जाती है, अच्छा, 6 महीने में भी हो जाती है। ऐसे भी कुछ वैरायटी जो आ एक गई तरीके है, से हाइब्रिड वैरायटी आ गई फॉरेन है। वैरायटीज है, हाँ, तो उनके वो- अंदर जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है। हाँ, तो उनमें बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमको वो भी हाइब्रिड वैरायटी का भी चयन किसान कर सकते है। जी। मिट्टी की बात मैं कर लेता हूँ, तो अपने यहाँ मैंने देखा है एमपी की जो मिट्टी है वो कहीं पर बहुत ज्यादा पथरीली भी है, हाँ। हार्ड है, नॉर्मल भी है, तो अपने यहाँ की मिट्टी किस तरीके की है? सर हमारे एमपी में भारत की तमाम प्रकार की मिट्टियाँ मिल जाती है। और हमारा जो एरिया है, स्पेशली ये जो रतलाम के पास में उज्जैन जिले का जो एरिया है, जी। ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। जी। और हमारी जो माटी है ये मालवा माटी है। जी। ये सबसे उपजाऊ माटी मानी जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है यहाँ की। ये काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी है। और आप जामफल का बगीचा किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। जी। आप यानी कि ये हर ऐसा नहीं है तरीके कि आप एमपी में अच्छी मिट्टी है तो आप एमपी में ही करेंगे। आप कहीं पर भी जो आपके पास में अगर रेतीली मिट्टी हुई तो उसमें भी कर सकते हैं, पथरीली मिट्टी हुई जो लाल वाली होती है उसमें भी कर सकते हैं। जी। सभी प्रकार की उसमें मिट्टी में कर सकते हैं। जी। सर मैं अगर बात करूंगा इसकी, जैसे मैं इसकी चौड़ाई ये देख रहा हूँ, हाँ। तो लगभग इसकी चौड़ाई या दूरी पौधे से पौधे की वो कितनी रखी जाती है? सर हमने ये जो दूरी रखी है, जो एक कतार के अंदर प्लांट से प्लांट की दूरी है, ये हमने 10 फीट के आसपास रखी है। जी। और जो ये कतार से कतार की दूरी रखी है, ये हमने कम से कम 12 फीट की रखी है। जी। ये इसलिए कि जब पौधे बड़े हो जाते तो उनको फैलने के लिए भी जगह चाहिए, रोशनी आने के लिए भी जगह चाहिए। और जब पौधे बड़े नहीं होते तो उसके बीच में हम खेती भी कर सकते हैं। सर मैं ये कह लूँ, जैसे किसान इसकी स्टार्टिंग करता है तो क्या इसके साथ में वो किसी और फसल को भी इसकी रो के बीच में डाल सकता है, लगा सकता है? हाँ, स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, 2-3 साल के लिए लगा सकते हैं जी। और फिर 2-3 साल के बाद में, 3-4 साल के बाद में जब ये बड़ी हो जाती है जी। तो फिर उसके बाद में लगाना दिक्कत होती है। जी। उसके बाद भी हमने 1 साल में क्या किया था कि हमने सफ़ेद कद्दू आते हैं ना, जी, सफ़ेद कद्दू के हमने इसमें बीच में पौधे लगा दिए थे। जी। तो उसका भी हम अच्छा उत्पादन ले पाए थे। उसका भी अच्छा उत्पादन, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे किसान को आय भी नहीं हो रही इससे, बागवानी उसने स्टार्ट कर दी, तो वो बीच में सहफसली कर सकता है। जी। तो अपना जो बगीचा है लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है? हमारा ये बगीचा लगभग 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का बगीचा है। तो स्टार्टिंग में लगभग कितने पौधे आपने इसके अंदर डाले थे? इसमें हमने कम से कम 300 के लगभग पौधे लगाए हैं, 300-350 के लगभग पौधे लगाए हैं। पौधे कुछ खराब भी हुए थे, तो हम क्या करते थे, कुछ जब पौधे हम लेके आए ना, तो तब कुछ पौधे हमने एक्स्ट्रा लेके आए, उनको हमने साइड में रख दिया, लगा दिया। जब कोई पौधे खराब हो जाते तो उसकी जगह हमने उनको रिप्लेस कर दिया। तो सर जैसा मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पौधे हैं ये बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, एक गोलाई में है, सेब बड़ी अच्छी है, फ्रूटिंग बड़ी शानदार ये करके दे रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? सर इसके पीछे का कारण ये है कि हम इसकी हर साल कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करनी इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये अनवांटेड तरीके से ऊपर फैलते जाएंगे, ये इधर ब्रांचेस बढ़ती जाएगी। जी। तो हम जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसके अंदर से नए ब्रांचेस निकलती है, और जो नई ब्रांचेस निकलती है उनके ऊपर फल लगते हैं, इसलिए हम हर साल इनकी कटिंग करते हैं। जैसे ये पुरानी ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर फल आ चुका, वो एक तरीके से वेस्ट है, उसके ऊपर दोबारा से फल नहीं जैसे लगेगा। ये मैं बात करता हूँ कि ये वाली फसल, जी, अब ये ब्रांच है, इसके ऊपर कभी फल नहीं आएगा। जी, ये भी, इस पे भी फल नहीं आएगा। अब ये ऐसा मुड़ के से क्यों गई है कि जब ये छोटा था तब हमने यहाँ से कटिंग कर दी थी, जी, तो ये इधर निकल गया, जी। फिर हमने यहाँ से कटिंग कर दी तो ये इधर निकल गया, जी। ऐसे ऐसे ये पलट रहा है। लेकिन फल कहाँ आ रहा है? ये जो नई ब्रांच है उसके ऊपर फल। ये नई ब्रांच के ऊपर फल आता है। जी। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ सर, यहाँ पर आपका जो फ्रूट है उसका साइज भी बहुत वेल मेंटेन है। हाँ। लगभग कितने वेट का अपने पास जो फ्रूट है वो लगभग आ जाता सर हमारे पास में अगर अच्छा फ्रूट अगर आप देखेंगे तो 250 से 300 ग्राम तक का चला जाता है। 300 ग्राम तक का चला जाता है। जी। और ये डिपेंड करता है कि हम इसमें ये ब्रांचेस कितनी ले रहे हैं। अगर ये ब्रांचेस हम कम लेते हैं, ये ब्रांचेस हम स्टार्टिंग में कटिंग करते समय कम लेते हैं, जी, तो फिर ये फ्रूट की संख्या बढ़ जाती है, और फ्रूट की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसका साइज छोटा होता है। जी। तो मैं दर्शक भाइयों को अपने ये कह लूँ कि इसकी जो एक तरीके से देखभाल है या इसकी कटिंग है या पौधों में खाद वगैरह डालना है, पानी वगैरह डालना है, उसका भी थोड़ा सा किसान अगर ध्यान रखेगा तो साइज भी मेंटेन हो सकता है, प्लस फ्रूटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी क्या हो गया, नया चलन ऐसा चला है कि ज़्यादा बड़ा साइज भी लोग नहीं लेना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मीडियम साइज का
और अच्छा पका हुआ जाम लेना जैसा पसंद मेरे करता हाथ हूं। हाँ, में है इस हिसाब दोस्तों, के ये आप हाथ देख में लो। ये एक मीडियम साइज में इसको मीडियम साइज का है ये जी। और जैसा मैंने अभी दिखाया था वो मीडियम साइज का है, तो इसी साइज के अभी लोग पसंद कर रहे हैं। जी सर, मैं अगर उत्पादन की बात कर लेता हूँ तो जैसे मैं एक ये पौधा पीछे देख रहा हूँ, प्लांट ये देख रहा हूँ, तो लगभग एक पौधे से कितना उत्पादन जो है वो निकल करके आ जाता सर है? एक पौधे से 70 से 80 किलो तक उत्पादन निकल के आ जाता है। 80 किलो के आसपास। 80 किलो के आसपास उत्पादन निकल के आ जाता है जी। और ये 12-13 से लेके 20 रुपए किलो तक बिक मार्केट जाता में है, चला बिक जाता है, है। डिपेंड करता है हाँ, सीजन के ऊपर। सीजन के ऊपर। जैसे कि ये बगीचा हमने हमारे पास में कोई फ्रूट मर्चेंट था, उससे हमने बात की, उसने आके हमारा पूरा बगीचा देखा और पूरा बगीचा उसने एक साथ बोल दिया कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे जी। और हमको उसने 3 लाख रुपए में ये पूरा बगीचा उसने पूरा परचेस कर यानी लिया, कि रेंट पे आपसे ले लिया। अब उसमें क्या करेगा, वो केवल आएगा, इसकी फसल लेगा और चला जाएगा, आएगा फसल लेगा चला जाएगा, बस। आपको एक बार में उसने फुल पेमेंट कर दिया है, बाकी उसकी हेडक है वो किस तरीके से वो तोड़े, किस उसका तरीके से ध्यान क्या रखे, कुछ नहीं करे। रखे, कोई दूसरे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कोई जानवर नुकसान कर रहे हैं, ये सब वो अपने उस पर देखेगा। उसके ऊपर डिपेंडेंसी हाँ। है। तो सर जैसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि ये अपना जो बगीचा है लगभग 1 एकड़ के आसपास का है, तो लगभग 1 एकड़ बगीचे से किसान कितनी आय ले सकता है, कितनी इनकम कर सकता है? सर अगर मैं बात करूं, मैं मेरी बात करूं तो मैं 3 लाख रुपए ले रहा हूं अभी इस बगीचे से? इस बगीचे से। ये 1 एकड़ के लगभग का बगीचा है जी। और मुझे 3 लाख रुपए इसमें मिल रहे हैं। आपने सर एक बात और कही थी ऑफ कैमरा जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मैं इसके अलावा और भी खेती करता हूँ, मैंने खेती को डिवाइड कर रखा है। तो हाँ। उसके बारे में मेरे दर्शक भाइयों को थोड़ा सा बताइए, जी सर, ताकि जो कोई नॉर्मल किसान है वो अपनी खेती से एक अच्छी आय प्राप्त कर सके और अपने जीवन को खुशहाली के साथ में जी सके। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैंने अपनी जो पूरी ज़मीन है उसको 4 हिस्सों में बांट रखा है। जी। एक हिस्से में मैं पूरी बागवानी करता हूँ और एक हिस्से में मैं कच्ची फसल करता हूँ, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये करता हूँ जो अपने एरिया में बोई जाती है। चीज़ें। जी। और बाकी के जो 2 हिस्से बचे हैं उसमें मैं अपने रेगुलर खेती करता हूँ और रेगुलर खेती में भी मैं नए नए बीज का उत्पादन देखता हूँ, नए नए बीज लगाने की कोशिश नॉर्मल करता हूँ। उसमें भी नॉर्मल नहीं कर रहे आप? उसमें भी कि नए जैसे नए regular- बीज लगाता हूँ, नए जैसे नए क्योंकि नए बीज की डिमांड अच्छी होती है, बीज कंपनियां खरीद लेती है, बिल्कुल। उनके उत्पादन भी बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल। उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। तो वो भी मैं मतलब ट्राई करता रहता हूँ। यानी कि प्रोडक्शन के साथ साथ में उनकी जो रेट है वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता अच्छा है। खासा मिल जाता है। जैसे मान लो अभी नॉर्मल में मैं मेरे सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन में नॉर्मल में अभी मंडी का भाव अगर मैं देखूंगा तो 4,500 से 5,000 रुपये का मंडी का भाव चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी सोयाबीन में 7,000 रुपये क्विंटल बेच रहा हूं। यानी कि एक वो प्राइस गैप भी प्राइस गैप भी मिल जाता है। क्यों? मैं Different करते हैं डिफरेंट आप, इसलिए कि different मेरे पास variety। सोयाबीन दूसरा है, मेरे पास बीज दूसरा है। बिल्कुल। अनुसंधान केंद्र से जो लोग बीज देते हैं, बीज कंपनी को देते हैं, बीज निगम को देते जी। हैं, उनसे हम जुड़े रहते हैं, वो हमको बीज प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करके उनको दे देते हैं। जी। बहुत सारी बीज कंपनियां भी होती है जो हमको बीज देती हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। जी। तो ये काम भी हम करते हैं। तो हम उसमें भी जो 50% की जो हमारी खेती रेगुलर खेती है उसको भी हम इस तरीके से करते हैं कि कुछ नया उसके फसल अंदर भी कुछ डिफरेंट करके चलते हैं Different आप। करके नॉर्मल चलते हैं। नहीं कि गेहूं डाल दिया, हाँ। धान डाल दिया, बस उसको या करे आपने जा रहे हैं प्याज ऐसा। डाल दी उसको करे जा रहे हैं। हाँ, उसके नहीं, अंदर ऐसा भी थोड़ा नहीं सा है। डिफरेंस दे करके आप डिफरेंस करते हैं। देखे करते हैं। जी। और जैसे प्याज और लहसुन है, जैसे लहसुन का भाव इस साल कितना अच्छा हाई गया है, बहुत बिल्कुल, अच्छा है। हमने 16-17 हज़ार रुपये क्विंटल तक भी लहसुन बेची है। क्या एक किसान भाई, मेरा नॉर्मल किसान, इस बागीचे की तरफ या बागवानी की तरफ देख सकता है, जा सकता है? बिल्कुल, एक नॉर्मल किसान आसानी से बगीचे की तरफ जा सकता है। जी। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान भाई कम से कम 25% जगह में अपन किसी भी प्रकार की जो बागवानी आपके हिस्से में सूटेबल हो वो आप करिए और करना चाहिए। 25% हिस्से में बागवानी करना चाहिए। वातावरण भी बढ़िया बना रहता है, शुद्ध बना रहता है और जो इनकम है वो भी इनकम अच्छी भी अच्छी खासी बनी होती रहती है, खर्चा भी कम होता है जी। और अगर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उससे भी हम बच सकते हैं, बच सकते हैं। जी। यानी कि एक तरीके से किसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जी सकता है। खुशहाली से जी सकता है। जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ में एक जागरूक किसान भाई जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी नॉर्मल खेती के साथ में कुछ अलग ट्राई किया, अलग करने की कोशिश की, जिससे कि अच्छा खासा आज मुनाफा भी ये कमा रहे हैं, साथ साथ अपनी जीवन शैली को या अपने जीवन को खुशहाली के साथ में जी भी रहे हैं। तो आप भी इसकी तरफ देख
देख सकते हैं, यहाँ पर इसको जामफल बोला जाता है। आपके एरिया में इस फल को क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो किसान भाई मेरा नॉर्मल खेती कर रहा है वो उससे हट करके कुछ कर पाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ में जी पाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।